नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सच में लॉ में। आज हम बात करने जा रहे हैं बिल्कुल नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मर्सी पिटिशन, दया याचिका। ये अभी अभी BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 472 472 में इसको एड ऑन किया गया है और स्पेशली इसमें बता दिया गया है मर्सी पिटिशन के बारे में। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि क्या प्रैक्टिकली इसको यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, कौन दायर कर सकता है, किस स्टेज पे दायर कर सकता है, कितने दिन में दायर कर सकता है। हम सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले, बहुत ही आसान भाषा में, प्रैक्टिकल वे में। आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगने वाला है ये, क्योंकि बहुत आसान भाषा में इसमें बताने वाला हूँ। आप बिल्कुल अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हम एक किस्से से। सपोज कीजिए कोई पर्सन है ए नाम का, उसने कोई ऐसे कोई हीनियस क्राइम किया है जिसमें उसका ट्रायल चला, अदालत ने उसको कन्विक्ट कर दिया। अब जब उसको सेंटेंस सुनाने का टाइम आया तो जज साहब ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था, तुम अपनी सेंटेंस के बारे में कुछ कहना चाहते हो? तो वो जज साहब से बड़े अदब से कहता है, क्या कहता है? जुल्म हम कम करे भी तो क्यों, जुल्म हम कम करे भी तो क्यों, आप सजा भी तो कम नहीं देते। तो बेसिकली जोक सपाट मर्सी पिटिशन की हम बात करते हैं कि ये बेसिकली मर्सी पिटिशन कब दायर की जाती है, किन अपराधों में दायर की जाती है। अपराध तो कोई भी हो सकता है, जब सेंटेंस मिलती है तो किस सेंटेंस में दायर की जाती है। तो बेसिकली कोई ऐसा जो हीनियस क्राइम है, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस का है, और उसमें जब कोई कोर्ट क्या है, ट्रायल कोर्ट उसको डेथ पेनल्टी दे देती है, तो उस केस में वहां उस स्टेज पे तो नहीं कर सकते, स्टेज में आपको बताऊंगा। उस केस में मतलब जब डेथ पेनल्टी मिलती है किसी पर्सन को, किसी कन्विक्ट को, तो डेथ पेनल्टी की सेंटेंस में मर्सी पिटिशन दायर की जाती है। स्पेसिफिकली ये सीधा अगर एक क्वेश्चन बनता है कि किस सेंटेंस में मर्सी पिटिशन को हम फाइल कर सकते हैं, तो डेथ सेंटेंस में। अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस मिली है तो हम मर्सी पिटिशन उसमें दायर कर सकते हैं। अब किस स्टेज में दायर करेंगे ये हम चर्चा करेंगे, कौन दायर करेगा ये हम चर्चा करेंगे। अब बने रहिए। सपोज अब इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा सुन लीजिए। कोई पर्सन कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो जज साहब को, कौन से जज साहब को, सेशन कोड मतलब सेशन जज को कोई हीनियस क्राइम करता है तो सेशन जज ही सुनेगा ऑब्वियसली। तो जब सेशन जज के पास, और ये आपको पता है कि पावर है कि वो डेथ पेनल्टी दे सकता है, तो कोई जज साहब को ऐसा लगता है, सेशन जज को, कोर्ट ऑफ सेशन को, कि इसने ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस किया है और उन्होंने किसी को डेथ सेंटेंस दे दी है। ठीक है जी, अगर उन्होंने डेथ सेंटेंस दे दिया तो क्या इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए सेक्शन 409 409 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 409 में कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट, मींस हाई कोर्ट जब उसको कंफर्म कर देगी, जो सेशन जज ने जो डेथ सेंटेंस दी है उसको अगर कंफर्म कर दिया है, तब जाके ये एग्जीक्यूशन में आती है। फिर उससे बचने के लिए अब जब हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी है, वहां से इसकी स्टेज स्टार्ट हो जाती है कि आप ये मर्सी पिटिशन को दायर कर सकते हैं। बट इसको प्रैक्टिकली उस स्टेज पे दायर करते नहीं है, करने वाले कर भी देते हैं बट करते नहीं है। ये क्या है, सबसे लास्ट का हथियार है एक प्रकार से। पहले तमाम सारी चीजें वो यूज कर लेते हैं, चाहे वो आपने अपील कर दी या रिव्यू कर दिया या SLP कर दी 136 आर्टिकल 136 के अंदर, तो पहले वो यूज कर लेते हैं। फिर ये सबसे लास्ट में जब ये बचती हैं कि अब माफी ही बची है, दया याचिका ही बची है, तो कहाँ पे ये दया याचिका लगती है मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिए, बहुत ही बढ़िया प्रोविजन में ऐड हुआ है। इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में, प्रैक्टिकल वे में आपको समझाता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया कि किन सेंटेंस में, तो डेथ पेनल्टी में मर्सी पिटिशन दायर कर सकते हैं। अब कौन दायर कर सकता है इस पे चर्चा करें।
तो सबसे पहले जो दायर कर सकता है वो एक्यूज्ड खुद है। कौन दायर कर सकता है? तो देखिए ध्यान से, एक्यूज्ड खुद या उसका लीगल हेयर या उसका लीगल हेयर या एनी रिलेटिव्स। तीन लोग, चाहे एक्यूज चाहे तो वो खुद दायर कर सकता है, लीगल उसका कोई लीगल हेयर है तो वो दायर कर सकता है, या उसका कोई रिलेटिव है तो वो दायर कर सकता है। बट यहाँ पे कंडीशन दे दी है, यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दे दी है, ये तभी दायर कर सकते हैं यदि एक्यूज ने पहले से ही दायर ना कर दी हो, क्योंकि इसकी सिर्फ एक स्टेज नहीं है, कई स्टेज आती हैं, चाहे अपील पे हो, चाहे रिव्यू पे हो, चाहे एसएलपी पे हो, और भी कई स्टेज आती हैं। तो उन पे बेसिकली अगर उन स्टेजों में पहले कोई स्टेज में एक्यूज ने दायर कर दी है मर्सी पिटिशन, तो फिर आप दोबारा से मर्सी पिटिशन दायर नहीं कर सकते। तो एक और क्वेश्चन उठता है, मर्सी पिटिशन कितनी बार दायर की जा सकती है? एक बार, चाहे आप यहाँ पे ले लो फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे ले लो, चाहे आप सबसे लास्ट का हथियार बना लो या बीच में कहीं यूज कर लो। ठीक है, बेसिकली जो प्रैक्टिकली सबसे लास्ट हथियार, जैसे आपने निर्भया केस देखा होगा, वहां पे सबसे लास्ट में ही मर्सी पिटिशन को उन्होंने दायर किया था, और जब वो प्रेसिडेंट ने खारिज कर दी थी कि उनके पास लास्ट ऑप्शन फांसी का ही बचा था। ठीक है जी, उनकी फांसी नहीं रुकी थी और उनको फांसी हुई थी। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है कि ज़्यादातर इसको लास्ट ही स्टेज पे कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट पे ही करते हैं, और स्टेजेस हैं, मैं आपको चर्चा करता हूँ कि कब दायर कर सकते हैं। अब दूसरा हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ये हमने पढ़ लिया कि कौन कौन दायर कर सकता है, इसमें मैंने शर्त ही बता दी कि सिर्फ एक ही बार ये कब दायर कर सकते हैं, यदि एक्यूज ने पहले दायर नहीं की हो। नाउ अब कब दायर कर सकते हैं, तो अब कब दायर कर सकते हैं, तो देखिए इसमें दो सब क्लॉज है। सबसे पहले हम इसका सेकंड का सब क्लॉज देखेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, एक ये स्टेज है कि जब हाई कोर्ट ने, ध्यान दीजिएगा, एक ये स्टेज है कि जब हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी है, सेशन कोर्ट की जो डेथ पेनाल्टी दी गई थी उस सेंटेंस को 409 में 409 BNSS के 409 में जब हाई कोर्ट कंफर्म कर देता है, तो इसके, ध्यान दीजिएगा, इसके 30 दिनों के भीतर, जब ये कंफर्म कर दी हाई कोर्ट ने, तो इसके 30 दिनों के भीतर जेल का सुपरिटेंडेंट, याद रखिएगा, तो जेल का सुपरिटेंडेंट, क्योंकि अमूमन जब सेशन कोर्ट किसी को डेथ पेनाल्टी दे देती है तो वो जेल में होता है, ऑब्वियसली है। तो वो जब जेल में होगा, और उसको क्या हुआ कि जब वो जेल में था तो हाई कोर्ट ने जब उसको कंफर्म कर दी, तो जो जेल सुपरिटेंडेंट होगा वो उसको इन्फॉर्म करेगा एक्यूज्ड को कि तुम्हारी जो डेथ पेनाल्टी थी उसको हाई कोर्ट ने कंफर्म कर लिया है। तो उसके 30 दिनों के भीतर, ये पहली इनिशियल स्टेज है, इसके 30 दिनों के भीतर वो चाहे तो मर्सी पिटिशन फाइल कर सकता है। आई थिंक आई गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। नाउ अब जो इसका फर्स्ट क्लॉज था वो देखिए, ये कह रहा है कि अपील, रिव्यू, एसएलपी, स्पेशल लीव पिटिशन, ये आर्टिकल 336, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे आर्टिकल 336 ही है,
आर्टिकल 336 एसएलपी स्पेशल लीव पिटिशन, इसकी बात कर रहा है। अगर ये अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है तो वही प्रोसीजर आएगी कि जो जेलर है, जेलर सुप्रिटेंडेंट, जेल का सुप्रिटेंडेंट है, वो बताएगा एक्यूज्ड को, क्योंकि एक्यूज्ड तो जेल में है, कि जो तुमने अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो इसके 30 दिन के भीतर, जिस दिन वो इसको इन्फॉर्म करेगा एक्यूज्ड को, उसके 30 दिन के भीतर ये एसएलपी ये आपकी मर्सी पिटीशन दायर कर सकता है। ठीक है, सेम प्रोसेस है रिव्यू के केस में। अगर जो रिव्यू पिटीशन है ये खारिज हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये जो जेल सुप्रिटेंडेंट है उसको इन्फॉर्म करेगा एक्यूज्ड को कि तुम्हारी जो रिव्यू पिटीशन थी वो भी खारिज हो गई है। तो इसके 30 दिन के भीतर, जिस दिन उसको इन्फॉर्म किया है कि तुम्हारी रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई है, वो दायर कर सकता है मर्सी पिटीशन। नेक्स्ट, सिमिलरली एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन अपील करने की, तो जब ये खारिज कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वही प्रोसीजर जेल सुप्रिटेंडेंट इन्फॉर्म करेगा एक्यूज्ड को। तो जिस दिन एक्यूज्ड को इन्फॉर्मेशन आई कि तुम्हारी एसएलपी खारिज हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, तो उसके 30 दिनों के भीतर ये मर्सी पिटीशन दायर कर सकता है। तो अब क्या यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, क्या इसके 30 दिनों के भीतर, इसके 30 दिनों के भीतर, इसके 30 दिनों के भीतर कई बार दायर कर सकते हैं क्या 30 दिन? जी नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वो पॉइंट अब लागू होगा कि यदि इसने किसी स्टेज पे कर लिया है मर्सी पिटीशन का प्रयोग तो फिर आगे नहीं कर पाएगा, राइट। अगर वो इस स्टेज पे करता है तो यहाँ से 30 दिन, इस स्टेज पे करता है तो यहाँ से 30 दिन, इस स्टेज पे करता है तो यहाँ से 30 दिन, है ना। अगर यहाँ पे किया उसने अपील में तो फिर वो रिव्यू पे या एसएलपी पे फिर उसके बाद नहीं कर सकता है, इसलिए सबसे लास्ट में ही वो मर्सी पिटीशन का यूज करता है 30 दिनों के भीतर। नेक्स्ट, अब हम आगे बात करते हैं कहाँ पे दायर करनी चाहिए, किसके पास दायर होगी। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको हम दायर करेंगे आपके, देखिए इसको हम कहाँ दायर करेंगे, तो इसको हम दायर करेंगे गवर्नर, गवर्नर साहब के पास या प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास करेंगे कब, प्रेसिडेंट के पास करेंगे आर्टिकल 72 के अंदर, गवर्नर के पास आर्टिकल आई थिंक 161 है शायद, एक बार देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 161 है बेसिकली। तो गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास, तो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास और आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास। तो इसका एक सब क्लॉज 2 है, इसका एक क्लॉज 2 है, सब क्लॉज में माफ कीजिएगा, क्लॉज 2 है। वो ये कह रहा है कि आपको इनिशियली मतलब शुरुआत में पहले आपको जो मर्सी पिटीशन है गवर्नर को भेजनी है, राइट। यहाँ पे गवर्नर उसको डिसाइड करेगा और डिस्पोज ऑफ करेगा, और अगर गवर्नर रिफ्यूज कर देता है, याद रखिएगा अगर गवर्नर ने रिफ्यूज की है तो इस रिफ्यूज का जो ऑर्डर है इसके 60 दिन के भीतर, गवर्नर ने अगर रिफ्यूज की है और जो रिफ्यूज का ऑर्डर है इसके 60 दिन के भीतर वो प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन फिर से फाइल कर सकता है। यहां पे दोबारा फाइल की जा सकती है, सिर्फ यहाँ इस कंडीशन में, वैसे फाइल नहीं होगी, इस कंडीशन में बस दोबारा फाइल होगी कि इनिशियल स्टेज पे गवर्नर के पास भेजेंगे, गवर्नर को यदि रखता है, उसको रिफ्यूज कर देता है, तो 60 दिन के भीतर, जिस दिन उन्होंने रिफ्यूज किया है उसके 60 दिन के भीतर वो प्रेसिडेंट को फाइल कर सकता है। टाइम लिमिट
टाइम पीरियड, सारा कुछ समझ में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मगर आप ध्यान से इसको देखेंगे ना तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट जो उसका क्लॉज थर्ड है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जेल का जो सुपरिटेंडेंट होता है ना उस पर एक जिम्मेदारी डाल रहा है। और यदि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल नहीं है तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल होगा उस पर एक जिम्मेदारी डालना है। समझिएगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझिएगा कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है उस पे, या अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल नहीं है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल, उन पे एक जिम्मेदारी डालता है। क्या जिम्मेदारी डाल रहा है? तो उनको एंश्योर करना है। क्या एंश्योर करना है? ये एंश्योर करना है कि जो कन्विक्ट्स हैं, एक से ज्यादा कन्विक्ट्स हैं, तो क्या उन्होंने मर्सी पिटिशन 60 दिन के भीतर दायर कर दी है? 60 दिन के भीतर, ये वाला टाइम पीरियड। यहाँ इनको ये एंश्योर करना है कि जो कन्विक्ट्स हैं, कन्विक्ट तो एक है, कन्विक्ट्स एक से अधिक कन्विक्ट्स है, तो क्या उन्होंने जो मर्सी पिटिशन है 60 दिन के भीतर दायर कर दी है। और जो दूसरे कन्विक्ट्स हैं अगर उनकी मर्सी पिटिशन नहीं आई, उन्होंने दायर नहीं की है, तो वो उस स्टेज पे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल या ऑफिसर इंचार्ज होगा वो क्या करेगा, जिन्होंने दायर नहीं की है उनका नेम, एड्रेस, केस की डिटेल्स और सारा रिकॉर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास भेजेगा। ये उनको यहाँ पे ड्यूटी दी गई है, फिर वो उनको कंसिडर करते हैं। ये यहाँ पे ड्यूटी दी गई है। यहाँ पे भी 60 देश का आया है कि वो एंश्योर करेंगे कि 60 दिन के अंदर मर्सी पिटिशन फाइल हो, और जिनकी फाइल नहीं हुई है उनका नाम, एड्रेस, केस की डिटेल, सारे रिकॉर्ड गवर्नमेंट्स को भेजेंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज है, जो फोर्थ क्लॉज है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम स्टार्ट करता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे ही रिसीप्ट मिलती है कि मर्सी पिटिशन फाइल हुई है, या सुपरिटेंडेंट के द्वारा जो रिकॉर्ड मिलता है, उनको क्या करेगा, उन जैसे ही मिलेगा तो उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से टिप्पणियां मांगेगा कि बताइए आपको क्या करना है, क्या आपकी जो विचार है इस पे, इसकी सजा को लेकर, ठीक है जी। और साथ में उन जो मर्सी पिटिशन है उसको कंसीडर करेगा, उस पर विचार करेगा, और जो रिकॉर्ड्स आए हैं केस के उन पे विचार करेगा। ये इनका काम है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। फिर इसके बाद फिर उन पे विचार करेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 60 दिन के भीतर ये सेंट्रल गवर्नमेंट विचार करके 60 दिन के भीतर जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट को देगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना क्या किया है, एक और टाइम पीरियड आ गया कि 60 दिन के भीतर रिकमेंडेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या हो गया, उन्होंने रिकमेंडेशन कर दी प्रेसिडेंट को 60 दिन के भीतर। किस दिन से? जिस दिन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग अलग टाइम बताया मगर ये भी बताया है कि किस दिन से, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने बताया था कि जिस दिन से वो इन्फॉर्म करेंगे जेलर एक्यूज को, उस दिन से 60 दिन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बता रहा हूँ कि जिस दिन जब टिप्पणियां मांगेगा स्टेट गवर्नमेंट की, तो जिस दिन जो इनकी टिप्पणियां आई हैं और जो रिसीप्ट आई है मर्सी पिटिशन की, उस दिन से 60 दिन के भीतर प्रेसिडेंट को वो रिकमेंडेशन करेगा। अब प्रेसिडेंट का यहाँ पे काम आ गया। प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट यहाँ पे कंसीडर करेगा, डिसाइड करेगा और डिस्पोज करेगा। किसको? जो मर्सी पिटिशन आई है। यदि एक से अधिक मर्सी पिटिशन है तो सारी पिटिशन को टुगेदर एक साथ डिसाइड करेगा इन द नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, कि किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं हो। इसलिए सारी जो पिटिशन है सबको एक साथ डिस्पोज ऑफ और डिसाइड करेगा, ठीक है। ये प्रेसिडेंट का काम है। अब प्रेसिडेंट ने, अब इसके बाद एक और क्लॉज है, छठवां क्लॉज क्या कहता है, फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो गया। अब प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, अब जब प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ गया है तो यहाँ पे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट
48 घंटे के अंदर, ये देखिए ये एक और टाइम लिमिट आ गया, विद इन 48 आवर स्टेट गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट को और सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को या ऑफिसर इंचार्ज को इन्फॉर्म करेगा जो भी ऑर्डर प्रेसिडेंट का आया है। समझ में आया ये पॉइंट? सेंट्रल गवर्नमेंट की या लास्ट काम ये है कि वो जो ऑर्डर आया है प्रेसिडेंट का उसको इन्फॉर्म करेगा 48 घंटे के भीतर, विद इन 48 आवर। किसको? जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके होम डिपार्टमेंट को, और जो जिस जेल में वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को या ऑफिसर इंचार्ज को। और जो उसका लास्ट क्लॉज है, वो 7वां क्लॉज है, वो ये कह रहे हैं, स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो भी ऑर्डर होगा प्रेसिडेंट का जो भी ऑर्डर होगा उसकी अपील नहीं होगी। पहली चीज, प्रेसिडेंट ने यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर किया है उसकी कोई भी कोर्ट में कोई अपील नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि उस ऑर्डर से कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, यदि प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर किया है उसकी तो कोई अपील नहीं होगी, यदि उस अपील से कुछ क्वेश्चन अराइजेस हो रहे हैं तो उसकी कोई इंक्वायरी भी नहीं होगी, साफ साफ बोल दिया गया है। दैट इज ऑल अबाउट द मर्सी पिटिशन दैट सेंटेंस। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा, और डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इस पे जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वे में बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सजेस्ट करिएगा कि क्या सुधार करना है और क्या किस टॉपिक पे वीडियो लाना है। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय रॉ, सच में रॉ।